सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अलियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से। अहम निकात सामने आ गए हैं। स्क्रूटनी कमेटी ने बैंक अकाउंट्स पर अपना तज्जिया भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। 2012 और 13 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट फर्म की फ्राहम करदा कैश रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती हैं। तफसीलात जानेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइएगा कौन कौन से अहम निकात हैं जो कि मंजर-ए-आम पर आए हैं? जी बहुत शुक्रिया मदिया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनूआ गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत हुई थी, जिसके बाद स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो दोनों फ्रीकैन को फराहम करके दी गई थी। उस रिपोर्ट में जो इंकशाफात हुए वो बड़े तलख्खाखेज है। उसके मुताबिक पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में 12 बैंक अकाउंट को जाहिर किया गया है, जबकि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने 53 पार्टी जो बैंक अकाउंट थे वो छुपाए हैं। स्टेट बैंक ने इंकशाफ किया है कि रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 65 बैंक अकाउंट है। रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा है कि साल 2008 और 2009 और 2012 और 2013 में पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए की एहतियात दायर की है। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुतालिक गलत मालूमात फराहम की गई है, जबकि रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ है कि स्टेट बैंक ने की बैंक स्टेटमेंट से जाहिर है कि पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के एहतियात मौसूल हुए हैं, जबकि पीटीआई ने 31 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। जबकि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में जो मजीद इंकशाफात हुए हैं कि पीटीआई ने जो 2008 और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर नहीं किया, पीटीआई ने न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी। रिपोर्ट में ये भी जाहिर हुआ है कि गैर जाहिर शुदा फंड के बारे में स्टेट बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ भी हुआ है, जबकि पीटीआई ने 2008 से 2013 तक 1 अरब 33 करोड़ 22 लाख के फंड जो है वो जाहिर किए हैं। जबकि इस हवाले से आज जब दोनों फ्रीकैन को जब ये रिपोर्ट फराहम की गई तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे शाखावर, उन्होंने अदालत से कहा है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए। मगर अब जो हमारे जराए से हमें जो रिपोर्ट मौसूल हो रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जा रही है। जी अच्छा उस्मान, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, आपने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील का ये कहना था कि इस रिपोर्ट को अभी पब्लिक ना किया जाए, मगर इसके कोई दलाइल उन्होंने दिए कि क्या वजह थी, क्या वजह है जिसकी वजह से इसको अभी पब्लिक ना किया जाए इस रिपोर्ट को? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे कबल भी अपील की थी कि जो स्क्रूटनी कमेटी के इजलास होंगे वो इन हाउस हो और उनको पब्लिक ना किया जाए, जिस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने भी ये फैसला दिया था कि स्क्रूटनी कमेटी के इजलास जो है वो इन कैमरा होंगे और वो पब्लिक नहीं किए जाएंगे। अलबत्ता ये फैसला हुआ था कि स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसे पब्लिक किया जाएगा। आज जब अदालत कोर्ट में जिस वक्त समाअत जारी थी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस केस की समाअत कर रहे थे, तो जब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई तो उस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक ना करें, जिस पर जो अकबर एस बाबर के वकील ने कहा है कि इस रिपोर्ट को क्यों पब्लिक नहीं किया जाएगा, ये पब्लिक की चीजें और इन्हें पब्लिक करना चाहिए ताकि लोगों के सामने भी हकायक आए। जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शाखावर ने कहा है कि हमें कुछ वक्त दे ताकि हम इस रिपोर्ट को पढ़ सके और इस रिपोर्ट पर अपने दलाइल दे सके, हमें कुछ मौका फराहम किया जाए। जिसके बाद अदालत ने कहा है कि ये फ्रीकैन की मलकियत है, इस पर वो कुछ नहीं कर सकते, ये फ्रीकैन की मर्जी है वो किसी को देते हैं या नहीं, क्योंकि इस पर अब हमारा इख्तियार नहीं है। जबकि साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शाखावर ने इस केस की समाअत के लिए मजीद 2 हफ्तों का वक्त मांगा, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 हफ्तों का वक्त देकर यानी बुध के रोज जो है वो अगली समाअत रखी है, जिस पर मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दलाइल देगी, जिसके बाद इस केस को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, 2 हफ्तों का वक्त अभी उस्मान दिया गया है। एक दफा फिर आपसे हम जानना चाहेंगे कि कितने आपने बताया कि बैंक अकाउंट्स हैं जो कि जाहिर नहीं किए गए थे, उस हवाले से भी बात करेंगे, मगर अभी अपने नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे हैं। यकीनन अहम मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के अहम निकात सामने आ गए हैं। स्क्रूटनी कमेटी ने बैंक अकाउंट्स पर अपना तज्जिया भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। उस्मान, आपसे यकीनन हम यही जानना चाहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले कितने जाहिर किए थे अकाउंट्स फॉरेन फंडिंग के हवाले से, और अब इस रिपोर्ट के मुताबिक कितने मजीद अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 12 अकाउंट जो है वो जाहिर किए थे, जबकि उनके कुल अकाउंट की अगर हम बात करें तो उनके 70 अकाउंट हैं अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक। उन्होंने जो है अपने बेशतर रिपोर्ट्स जो बैंक अकाउंट्स थे वो छुपाए थे, जबकि न्यूजीलैंड और कनाडा से जो पीटीआई की रकूम थी उनकी रसाई जो है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नहीं दी थी।
साथ ही साथ जो अब तक के इंकशाफ के मुताबिक 53 अकाउंट्स जो है वो उन्होंने छुपाए थे, जिस पर आज जो स्क्रूटनी कमेटी थी जिन्होंने एक तवील अरसे तक इस पर काम किया, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट सामने आई है। जबकि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है बैंक की जो कैश रसीदें हैं बैंक अकाउंट्स की वो भी मुताबिकत नहीं रखती, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में मंजूरी के लिए पीटीआई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी ये रिपोर्ट पेश की गई थी, जबकि इस पर तारीख ना होना अकाउंटिंग के मयार के खिलाफ है। जबकि साथ ही साथ जो अहम चीज है जो अब तक रिपोर्ट, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स के कुछ निकात आए हैं अभी बहुत सारे, क्योंकि एक कम से कम 200 से 300 सफ़ों की ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है जो अभी तक मुकम्मल सामने नहीं है। अभी सिर्फ रिपोर्ट के चंद नुकात सामने आ रहे हैं और अभी जो कुछ नुकात आए हैं उसमें बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं। 53 बैंक अकाउंट्स है जिनमें 31 करोड़ रुपए की जो रकम है वो छुपाई गई है। पीटीआई ने 2 बैंक खातों को जो है वो भी नहीं जाहिर किया 2008 और 2009 में, जबकि गैर जाहिर शुदा जो फंड थे उसके बारे में स्टेट बैंक की रिपोर्ट में भी ये इंकशाफ हुआ है। जबकि 2008 से 2013 तक 1 अरब 33 करोड़ 22 लाख के फंड जो है वो जाहिर किए गए हैं। ये स्क्रूटनी कमेटी में ये इंकशाफ हुआ है, जबकि पीटीआई ने 31 करोड़ की मालियत जो है वो इलेक्शन कमीशन में अभी तक जाहिर नहीं की। इस हवाले से आज जो मुद्दई थे अकबर एस बाबर, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर इस केस का फैसला बर वक्त आ गया होता और इस केस का फैसला आया होता तो आज। ठीक है उस्मान, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब और सना बुच्चा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, पहले आप ही की जानिब आना चाहूँगा। अब यकीनन ये तमाम तर इंकशाफात आपने भी सुनी, उस्मान की गुफ्तगू सामने आए हैं। बेशतर बैंक अकाउंट्स जो कि पहले जाहिर ही नहीं किए थे और अब वो तमाम तर तफसीलात सामने आ गई, अभी कुछ इंकशाफात हैं जो सामने आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, गुजारिश ये है कि अकबर एस अहमद जितने अरसे से जब से उन्होंने ये केस किया हुआ है, मेरा ख्याल है साल गुजर गया, इसको मामले को जिस तरीके से खुफिया रखने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से पहले पीटीआई जो है भागती रही है, पहले पेश नहीं होते थे, फिर उसके बाद उन्होंने अपने अकाउंट्स की तफसील जो है वो देने में एक तवील अरसा गुजार दिया और अभी तक भी आखिरी हरबा जो है उनकी तरफ से ये था कि अपना अकाउंट जो है उसकी डिटेल देने के बजाय उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है इनके अकाउंट्स भी चेक किए जाए। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे मर्डर की एक वारदात हो जाए और उसके जवाब में दूसरी तरफ से भी एक केस कर दिया जाए, जिसका आज हवाला भी दिया अकबर अहमद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मेरे ख्याल से अब तो लोग जो हैं वो तवक्को रखे हुए हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो कोई फैसला जल्दी से कर दे इसका। ये स्कैंडलस ताखीर इसमें हो चुकी हुई है और ये केस ओपन एंड शट है, जिस तरह अकबर एस बाबर कहते हैं, कोई इसमें ढकी छुपी चीज नहीं है। अकाउंट्स आज तक उन्होंने नहीं दिए हैं इलेक्शन कमीशन को अपने, जिन अकाउंट्स की बात आज भी अकबर एस बाबर ने की कि 6-7 अकाउंट ऐसे हैं जो बहुत ही मिस्टीरियस भी हैं और मशकूक भी हैं। तो अगर ये रवैया रहे हुकूमत का तो फिर तो कभी फैसला होगा ही नहीं है। और अगर ये फैसला हो जाता है तो 2 इसके मंतकी नतीजे हैं। एक तो ये कि ये पार्टी बैन हो सकती है या डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, तो इसके अंदर ताखीर को जो है वो बहुत जवाब बना के पार्टी बैन भी हो सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। मगर अगर वाकई होनी है डिस्क्वालिफिकेशन या पार्टी बैन होनी है तो ये जो इतनी ताखीर हुई इसका भी फिर यकीनन जिम्मेदार उसका भी तयन करना पड़ेगा। सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सना बुच्चा साहिबा, बड़े बड़े इंकशाफात अभी कुछ ही रिपोर्ट का हिस्सा शेयर हुआ है तो उसमें सामने आए हैं, आपने भी यकीनन देख ही ली होगी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो अकबर एस बाबर साहब हैं ये कोई अपोजिशन के रहनुमा तो है नहीं, ये कोई नाब के अफसर भी नहीं है, ये कोई सहाफी भी नहीं है जो इल्जाम रखते हैं कि जी ये प्रोपेगेंडा है। ये तो इनकी अपनी पार्टी का हिस्सा है, ये अपनी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी रुकन में शामिल हैं। और इनको ये जब ये बात हो रही थी और जब इनको ये चीजें पता चल रही थी जैसे आपसे जो का मामला हो रहा था, तो उन्होंने खान साहब से खुद भी बात की थी कि अगर खान साहब की नॉलेज में नहीं है तो खान साहब को नॉलेज में लाना चाहिए। वो उनको भी शायद यही था कि वो ईमानदार आदमी है, वो कुछ करेंगे इस बारे में। तो ये हो ना सका। उसके बाद जाहिर है कि उन्होंने कोर्ट को रिव्यू किया, उनके पास हजारों दस्तावेजात मौजूद हैं, ईमेल मौजूद है जिसमें ये तबादला हुआ है, जिसमें तमाम तजर्बात के रिकॉर्ड मौजूद। तो इन सब चीजों की पेश नजर देखिए उनको कितना धमकाया गया और उनको कितना बरगलाया भी गया, उनको करीब हाई पोजीशन ऑफर की गई कि किसी तरह वो ये केस वापस ले लें, उनको मैनेज करने की बड़ी कोशिश की गई। फिर ये इलेक्शन कमीशन मामला चला गया, इलेक्शन कमीशन को भी मैनेज करने की कोशिश की गई। तो ये बात तो सच है कि दार में कुछ तो काला है, अगर नहीं होता तो इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता। और देखिए ये बहुत अहम है कि अकबर एस बाबर साहब, हामिद खान साहब के बयान उठा के देख लीजिए, वो जो कहते हैं कि दोबारा में कैसे हवा डली, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कैसे हाईजैक किया गया, उसके कैसे मार्क और चीजों को बता दिया गया।
तो ये तो ओपन एंड शट केस है ही, लेकिन साथ साथ ये मतलब बेजाब्तियों का मामला इज नॉट न्यू। और फिर बदरुद्दीन नैना साहब की भी आप स्टेटमेंट देख लीजिए जो उन्होंने कहा कि ईमानदार नहीं है, तना नहीं है। तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो कहते हैं ना अच्छे दिन आए हैं, तो मेरा ख्याल है खान साहब के बुरे दिन आए। ठीक है, सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। सलीम बुखारी साहब भी अपना तज्जिया इस हवाले से दे रहे थे। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान, आपने भी हमें तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आप सबका। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मदीना मस्जिद को मिसमार करने से रोकने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि मदीना मस्जिद को मिसमार ना किया जाए। हुकूमत जब तक इस इलाके में नई मस्जिद तामीर नहीं कर ले, मदीना मस्जिद को मिसमार ना किया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम अपना हुक्म वापस नहीं ले सकते, सिर्फ इतना रिलीफ दे सकते हैं कि हुकूमत को मुतबादल जगह फराहमी का कह दें। अगर स्टे दे दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी और बिलाल अहमद। आज के केस की जो अहवाल है वो जानेंगे। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है। उनसे पहले अमानत बताइएगा, मजीद समात में क्या मुकालमा हुआ? जी, सुप्रीम कोर्ट में कराची में तजावुज़ात से मुतल्लिक केस था, जिसमें तारिक रोड पर कायम जो मदीना मस्जिद है उसको मिसमार करने से मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि मस्जिद जो है उसको मिसमार ना किया जाए, क्योंकि इससे जो है काफ़ी सवालात उठ रहे हैं और मजहबी तनाव जो है वो पैदा हो रहा है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि हम अपना 28 दिसंबर का जो हुक्म है मस्जिद को मिसमार करने से मुतालिक वो वापस नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत चाहती है तो मस्जिद के लिए जगह फ्राहम कर दे। जिस पर जस्टिस काजी अमीन जो हैं उनका ये कहना था कि जमीनों के कब्जे में मजहब का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है और हुकूमत जो है वो ये चाहती है, और अटॉर्नी जनरल जो है हुकूमती नुमाइंदे हैं और वो ये चाहते हैं कि आसमान गिर जाए मगर हुकूमत जो है वो ना गिरे। जैसे काजी अमीन ने कहा कि इबादत गाह और अकामत गाह जो है उसमें फर्क होता है, और ये जो मस्जिद बनाई गई है ये इम्यूनिटी प्लाट था, ये फलाही प्लाट था एक, जिस पर पार्क जो है और क्लिनिक समेत दीगर चीजें बननी थी, ताहम मस्जिद बना दी गई और मस्जिद जो है वो जाती मकासद हासिल करने के लिए एक पार्क की जमीन पर मस्जिद तामीर की गई है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो हकायक थे वो अदालत के सामने बयान नहीं किए गए, इसलिए अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे। ताहम अदालत ने जो हुकूमती इस्तदा थी मस्जिद ना गिराने से मुतालिक वो मुस्तरद कर दी गई है इस्तदा। अमानत हमारे साथ ही रहेगा, बिलाल अहमद भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। बिलाल, आपसे हम ये जानना चाहेंगे ये जो मदीना मस्जिद का मामला है ये आखिर है क्या? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की 2 समातें की थी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में, जिसमें अदालत ने तमाम तर जो नक्शे और जो रिकॉर्ड है उसका जायजा लेने के बाद ये करार दिया था कि एक जमाने में 60s और 50s के जमाने में दिलकशां पार्क हुआ करता था यहाँ पर, लेकिन PECHS सोसाइटी जो कि वफाकी हाउसिंग सोसाइटी है और वफाक ने उसको ये अराजी दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि उसका जो एक मरतबा लेआउट प्लान बन चुका था उसके बाद हाउसिंग सोसाइटी को इस बात का अख्तियार नहीं था कि वो अपने खेल के मैदान या पार्क या जो दीगर एमिनिटीज थी उनको तकसीम कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दौरान समाअत ये ऑब्जर्वेशन में आया था कि PECHS सोसाइटी ने अपने तमाम खेल के मैदान, पार्क जितने भी थे वो तमाम पर चाइना कटिंग कर दी है और उनको फरोख्त कर दिया था। इसी सिलसिले में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि मेन तारिक रोड के ऊपर एक किसी जमाने में दिलकशां पार्क हुआ करता था। जब वो उसका जायजा लिया गया और नक्शे चेक किए गए तो उससे ये पता चला कि हाँ उस वक्त अब जो दिलकशां पार्क हुआ करता था अब वहां पर एक छोटा सा दिलकशां क्लब है, साथ ही 8-10 दुकानें वहां पर बना दी गई और साथ ही मदीना मस्जिद को अलॉट कर दिया गया। अदालत ने 2 समातों में मदीना मस्जिद इंतजामिया को नोटिस जारी किए थे, लेकिन उनकी जानिब से कोई पेश नहीं हुआ था। ताहम जो जिले इंतजामिया हैं, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वो पेश हुए थे और उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि मदीना मस्जिद जो बनाई गई है वो पार्क अराजी पर बनाई गई है। जिसके बाद अदालत ने ये फैसला जारी किया था कि पार्क की जो असल हैयत है उसको वागुजार कराया जाए, जिसके ऊपर अब जो क्लब वहां बनाया गया था उसको मस्मार कर दिया गया है, 8 दुकानें मस्मार कर दी गई हैं। ताहम मदीना मस्जिद अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक नजरसानी की दरखास्त आज ही अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अंदर भी दायर की गई है, जो कि ट्रस्टी हैं उन्होंने ये दायर की है और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर नजरसानी करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद, आपने हमें तफसीलन इसका जो बैकग्राउंड है उसके हवाले से बताया। अमानत गशकोरी हमें आज की समात के हवाले से अपडेट कर रहे थे, दोनों का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बात करेंगे PTI फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के अहम निकात के हवाले से जो कि सामने आए हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि PTI ने
53 पार्टी बैंक अकाउंट छुपाए हैं। पीटीआई ने 31 करोड़ से ज्यादा रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। इस पर मजीद बात करते हैं कि इसके दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या आपने ये रिपोर्ट देख ली है जो पेश की गई है? इस बारे में आप बताएंगे कि इस रिपोर्ट का क्या मतलब है, नाजरीन को समझने में आसानी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 7 साल से ये केस में लड़ रहा हूँ और अब हम इस मरहले पे पहुंचे कि स्क्रूटनी कमेटी, क्योंकि 3 साल 9 महीने बाद उन्होंने एक रिपोर्ट जमा कराई। ज़ाहिर हमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे कमेटी के बारे में और वो मैं गाय बगाए बताता भी रहा हूँ। और यहाँ तक कि मैं 27 अगस्त 2020 को इलेक्शन कमीशन ने इसी स्क्रूटनी कमेटी की पहली रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया एक रिटन ऑर्डर के जरिए। उनका आपने तहकीकात नहीं की, आपने ये नहीं किया। लेकिन मुख्तसरन मैं आपको ये कहता हूँ कि अल्लाह ने सुरखरू किया, वो इसलिए कि मेरे जो तमाम इल्जामात थे, यानी मैंने कहा था कि गैर मुल्की फंडिंग हुई है, साबित हो गई। मैंने कहा गैर मुल्कियों ने फंडिंग की है, साबित हो गई। मैंने कहा गैर मुल्की कंपनियों ने फंडिंग की है, साबित हो गई। मैंने कहा कि बैंक अकाउंट छुपाए गए हैं, ये आपको याद होगा, 12 मैं कहता था। आपने खुद अभी अपने उसमें इंट्रो में कहा कि 53, अभी मैं उसका जायजा ले रहा हूँ। अभी इसमें जो होशरबा तफसीलात जो निकल रही हैं, और ये अभी वो रिपोर्ट है जो जिसने शायद हमारी जो 2 ऑडिटर्स की रिपोर्ट थी जिसमें 2.2 अरब रुपए की गैर कानूनी फंडिंग ऑडिटर्स ने इनके डॉक्यूमेंट से साबित की थी, अभी वो इसमें शामिल नहीं है। अभी वो जो 4 मुलाजमीन हैं जिनके अकाउंट्स में, जाती अकाउंट्स में इमरान खान और डॉक्टर आरिफ अलवी की रजा से उनको इजाजत दी गई, जिसका दस्तावेजी सबूत हमने दिए, जिसको वो तस्लीम करते हैं, अभी उनके अकाउंट्स की तहकीकात नहीं हुई। अभी जो बैनुल अक़वामी अकाउंट्स है उनमें से एक अकाउंट की भी, और ये तमाम चीजें स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। उन्होंने कहा है जी हमें इख्तियार हमें नहीं दिया गया, हमें इजाजत नहीं दी गई, हमें इख्तियार नहीं दिया गया, हमें कनाडा के अकाउंट्स की तफसीलात नहीं दी गई, हमें न्यूजीलैंड के अकाउंट की तफसीलात नहीं दी गई। तो वो जो तमाम बातें मैं करता था, जो तमाम मेरे वो थे, वो अल्लाह पाक के करम से वो आज साबित हुए हैं। अब ये जो मैं इसको कंक्लूड इस तरह करता हूँ कि ये पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा मेगा फंडिंग स्कैम है और इसमें अब मजीद तफसीलात आएंगी, मजीद इसमें हकायक सामने आएंगे और फिर उसके बाद जब कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। क्योंकि बड़ा मकसद है कि एक सियासी जमात है जो दावा करती है कि हमने तब्दीली लानी है, हमने इंसाफ लाना है, हमने एहतसाब करना है, जब वो खुद इन बुराइयों में इन्वॉल्व है और हमारा कानून मौजूद है तो कानून हरकत में क्यों नहीं आता? जब कानून हरकत में पीटीआई के खिलाफ आएगा तो दूसरी जमातों के खिलाफ भी आएगा। सर, तारीख का एक बहुत बड़ा स्कैम आप इसको करार दे रहे हैं। पीटीआई की जानिब से ये अपील की जा रही थी कि ये पब्लिक ना की जाए रिपोर्ट, इसकी क्या वजह आपको समझ में आई? इसकी वजह तो साफ जाहिर है ना कि जब वो अपनी ये जो तमाम चीजें वो छुपाना चाहते थे वो इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर दी। और ये आज पहली दफा तो नहीं है, इन्होंने सीक्रेसी के लिए इसको रखने के लिए इस केस को हाई कोर्ट तक गए हैं। हाई कोर्ट में इन्होंने रिट पिटीशन की थी कि इसको सीक्रेट रखा जाए। सर, ऐसा भी क्या चीज थी जो छुपानी थी? ये तमाम जो गैर मुल्की गैर कानूनी फंडिंग जो अकाउंट छुपाए हैं ये बहुत मेगा क्राइम है। जब जाहिर है कि इसके बड़े संगीन नताइज निकलेंगे पीटीआई की क़यादत के लिए, जाहिर है वो इसको छुपाना चाहते थे। अच्छा सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने सुना, आपने कहा कि आप तो यकीनन बहुत देर से कोशां थे, दरख्वास्तें भी आपने दी, सब कुछ किया, मगर बहुत देर कर दी इसकी इंक्वायरी के अंदर। और अब आपने कहा जो पाकिस्तान को नुकसान हो गया है वो तो यकीनन अब हो चुका। अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो 2 हफ्तों बाद दोबारा से समाअत होगी उसमें कोई फैसला सामने आएगा, और किस फैसले की तवक्को उम्मीद है आपको? देखिए, अब तो जब शवाहिद सामने आ रहे हैं, जब शवाहिद मैंने दिए, दो ऑडिटर्स ने रिपोर्ट में दिए, अब स्क्रूटनी कमेटी ने खुद दे दिए, तो जाहिर है जब शवाहिद आएंगे तो फैसला भी शवाहिद के मुताबिक ही होगा। जहाँ तक 18 की पेशी का ताल्लुक है तो उसमें अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेज है, क्योंकि 18 को पीटीआई ने एक और दरख्वास्त दी है। बाय द वे आज उन्होंने दरख्वास्त में ये कहा कि तमाम सियासी पार्टियों का फैसला एक साथ किया जाए। तो मैंने उसका जवाब तो वो दरख्वास्त उन्होंने दी है वो 18 को ज़ेरे गौर आएगी। तो मेरा उसमें जवाब ये था कि मैंने इज्तिमाई निकाह का तो सुना था, इज्तिमाई अदालती फैसलों का पहली दफा सुन रहे हैं। पीटीआई क्या कह रही है कि अगर मैंने ये पीटीआई ये एक किस्म का जुर्म का इतराफ करिए कि हाँ अगर हमने किया तो औरों ने भी किया है तो औरों के खिलाफ भी कार्रवाई करे। भाई अगर कोई 10 लोग कत्ल करते हैं और एक पकड़ा जाता है तो वो जो पकड़ा जाता है वो ये तो नहीं कहता कि जी जब तक आप बाकी 9 को नहीं पकड़ेंगे तो मेरे ऊपर फैसला लेंगे।
तो बहरहाल ये मुख्तलिफ हीले हरबे हैं इनके, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मामला जो है इस रिपोर्ट के बाद अब ये चल पड़ेगा। कितने जल्दी फैसला होता है मैं नहीं कह सकता कि महीना 2-3 लगते हैं, लेकिन जाहिर है उसमें पेशियां होंगी और मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे और फिर इंशाल्लाह फैसला होगा। मजीद हक़ाइक़ भी सामने आएंगे और फिर मजीद चीज़ें जो हैं वो खुलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया अकबर बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और क्योंकि दरख्वास्त गुजार भी हैं और यकीनन इनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर अब जो रिपोर्ट है वो सामने आई है, और 53 बैंक अकाउंट्स हैं जो कि पता चला है कि छुपाए गए थे पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे और आपको बताएं कि कोरोना और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र मौसम सरमा की छुट्टियाँ 13 जनवरी तक बढ़ने का इम्कान है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियां बढ़ाने के मामले पर गौर शुरू कर दिया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में छुट्टियां बढ़ाने के मामले पर गौर शुरू कर दिया है। छुट्टियां बढ़ाने का फैसला सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब की मुशावरत से किया जाएगा। छुट्टियां बढ़ाने के फैसले पर गौर कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाइस किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने छुट्टियां बढ़ाने के मामले पर गौर करना शुरू कर दिया है। छुट्टियां बढ़ाने का फैसला सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब की मुशावरत से किया जाएगा। छुट्टियां बढ़ाने के फैसले पर गौर कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाइस किया जा रहा है। इदारा बराए शुमारियात यूनेस्को ने पंजाब के सरकारी स्कूल्स में बच्चों पर हुकूमती अखराजात की रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट ऐवान वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी है। पंजाब हुकूमत सरकारी स्कूल्स में फ़ी तालिब इल्म पर माहाना $19 खर्च कर रही है। तफसीलात जानते हैं अली रामे से। अली रामे, बताइएगा इस रिपोर्ट के बारे में मजीद। जी बिल्कुल, ये महकमा स्कूल की एक रिपोर्ट है, उनके स्टैटिस्टिक्स से उनके पंजाब को आगाह किया है कि पंजाब हुकूमत अगर अपने पड़ोसी ममालिक को ही देख ले, इंडिया को, तो वो उनसे ज्यादा फंडिंग जो है वो खर्च कर रहा है अपने पर स्टूडेंट के ऊपर महाना। अब इसमें पंजाब हुकूमत क्योंकि $19 खर्च कर रही है, जो कि पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 3,343 रुपए महाना खर्च किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही अगर अमेरिका की बात की जाए तो USA $1,100 फी बच्चे के ऊपर वो सरकारी अखराजात जो है वो करता है सरकारी सतह के ऊपर। अब इसमें इंडिया की बात की जाए तो इंडिया $55 फी बच्चे के ऊपर खर्च कर रहा है, और श्रीलंका $36 फी बच्चे के ऊपर उसकी एजुकेशन के ऊपर सरकारी सतह पे वो अखराजात उठा रहे, जबकि पंजाब हुकूमत सिर्फ $19 के अखराजात कर रही है। तो इस पर बाकायदा वज़ीर पंजाब को भी आगाह किया गया कि पंजाब हुकूमत को अपने अखराजात जो एक्सपेंडिचर सरकारी स्कूलों में मेयार तलीम को बढ़ाने के लिए ये अखराजात बढ़ाने होंगे। तो इस पर क्योंकि बहुत ज्यादा असामियां खाली भी पड़ी हैं, एक वो भी फैक्टर है कि 90,000 से ज्यादा सरकारी असामियां खाली हैं। तो इस पर भी हुकूमत पंजाब को आगाह किया गया कि असामियों पर भर्ती करने से भी हमारे अखराजात जो है वो उस लेवल तक नहीं आ सकते। तो इसी तरह अगर दीगर मुल्कों की बात की जाए तो तुर्की जो है वो $516 पे खर्च कर रहा है, नॉर्वे $1,300 खर्च कर रहा है, जबकि UK $1,008 जो है वो फी बच्चे के ऊपर महाना अखराजात कर रहे हैं। और ये वो रिपोर्ट बाकायदा ऐवान वज़ीर आला को पेश की गई और कहा गया कि पंजाब हुकूमत अब मजीद बजट जो है वो अपना बढ़ाए ताकि सरकारी स्कूलों में जो मेयार तलीम है उसको मजीद बेहतर भी किया जाए। और इसका एक सबसे ज्यादा फैक्टर है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद तो बढ़ती जा रही है, लेकिन असातिज़ा की तादाद जो है वो आए रोज कम होती जा रही है, क्योंकि पंजाब हुकूमत रिक्रूटमेंट के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस नहीं कर रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली रामे। लाहौर में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने खतरे की घंटी बजा दी है। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 36 केसेस सामने आ गए हैं, जिसके बाद लाहौर में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 151 हो गई है, जबकि पंजाब भर में ये तादाद बढ़कर 153 हो गई है। असमत अवान से सूरत हाल जानते हैं। असमत, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में जो कोरोना की 5वीं लहर है वो सर उठाने लगी है। ना सिर्फ कोरोना के केसेस बल्कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी खतरनाक हद तक शहर में फैल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में कोरोना के मजीद 161 केसेस, जबकि कोरोना की मस्बत शरह भी 2 रिकॉर्ड की गई है और ओमिक्रॉन वेरिएंट की कुल तादाद भी 115 हो गई है। आज इस तमाम तर मामला पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कोविड फोकल पर्सन जिना अस्पताल डॉक्टर काशिफ बशीर। ये दूसरे वेरिएंट से इस तरह मुख्तलिफ है कि इसका फ्लो बहुत तेज़ी से होता है। अगर इसका 48 आवर में डबलिंग हो जाती है, अगर डबलिंग है तो फिर नेक्स्ट 48 आवर में फिर दोबारा से डबलिंग होगी। तो इस तरह से इसका फ्लो बहुत ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इससे बचने के लिए वैक्सीन और मास्क जो पहनना बड़ा ज़रूरी है। यास्मीन राशिद साहबा ने एमरजेंसी डिक्लेयर किया है, तो हमने फौरी तौर पे 213 बेड्स का बंदोबस्त कर लिया है, जिसमें 50 ICU बेड्स हैं।
और बाकी HDU हैं सारे के सारे, हाई फ्लो ऑक्सीजन है। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा 10,000 लीटर का सिलेंडर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया है। बिल्कुल 10,000 का एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर हमने लगा दिया है। डॉक्टर काशिफ बशीर हमारे साथ है। उन्होंने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो महकमा सेहत का साथ दें, वैक्सीन लगवाएं और जो मास्क है उसका इस्तेमाल लाजमी करें। और साथ में उन्होंने मास्क के जो SOPs हैं वो भी बताएं कि जो अगर उसको कहीं पर भी ट्रैश करें तो एक प्रॉपर वे में करें ताकि मास्क से जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो ना फैले। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची में मुमकिन तूफानी बारिश के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने इमरजेंसी प्लान बनाकर तमाम ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे एडिटर क्राइम फैसल शकील से। फैसल बताएगा। कराची में मुमकिन बारिशों के सबब जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने रेन इमरजेंसी प्लान डिक्लेयर किया है और इस रेन इमरजेंसी प्लान के मुताबिक तमाम SPs और तमाम नफरीज इनकी तमाम छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। इसके अलावा SPs को और नफरी को हिदायत ये दी गई है कि वो अपने अपने इलाकों में रहे। तमाम ट्रैफिक पुलिस की नफरी सड़कों पर रहेगी और उनके पास जो है वो लिफ्टर होंगे, रिफ्लेक्टर्स होंगे और इसके अलावा क्रेन्स भी होंगी। किसी भी हादसे की सूरत में, कहीं पानी जमा होने की सूरत में या जो है वो ट्रैफिक जैम होने की सूरत में ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो 24 घंटे काम करेगा और जैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल पर मैसेज आएगा तो पुलिस का रेन इमरजेंसी स्क्वाड जो है वो वहाँ पे पहुँचेगा और लोगों की मदद करेगा। तो ट्रैफिक पुलिस का ये जो है रेन इमरजेंसी प्लान आज जारी कर दिया गया है और ये तमाम SPs को हिदायत दी गई है कि वो मुमकिन तेज़ बारिश की सूरत में सड़कों पर रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल शकील, आपने अपडेट किया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने लाहौर में मारूफ बिजनेसमैन SM तारिक के बेटे की मंगनी की तकरीब में शिरकत की है। तकरीब लेक सिटी में मुनक्किद हुई। लीगी रहनुमा सैफुल मुल्क खोखर ने भी इस तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं मायदा वहीद से। जी मायदा। जी बिल्कुल, लेक सिटी में मारूफ बिजनेसमैन SM तारिक के बेटे हमजा की जो है मंगनी की तकरीब का इनेकाद किया गया था। तकरीब में बहुत ज्यादा सियासी शख्सियात ने जो है वो शिरकत भी की। मंगनी की तकरीब में लेक सिटी में इसका इनेकाद किया गया था। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने जो है वो वक्फे से शिरकत भी की। SM तारिक के बेटे हमजा की मंगनी की तकरीब में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने भी जो है वो शिरकत की और इसके साथ मरियम नवाज को वहाँ पर एंटर हुई तो काले रंग का जो उन्होंने लिबास पहना हुआ था वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था उनके ऊपर। और वहाँ जब उन्होंने एंट्रेंस की तो जो मंगनी की तकरीब थी उसको और भी मजीद चार चांद लगाए। दीगर जो सियासी शख्सियात थी वो भी वक्फे से वहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मायदा। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹1.07 महंगी कर दी। बिजली अक्टूबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मंथ में महंगी हुई है। जनवरी के बिलों में ये वसूल किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹1.07 महंगी कर दी है। बिजली अक्टूबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। जनवरी के बिलों में ये इजाफा अब वसूल किया जाएगा। कि इलेक्ट्रिक के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं कि नेपरा ने बिजली महंगी कर दी है। दरख्वास्त दायर की गई थी कि इलेक्ट्रिक की जानिब से और अब ये जो टैरिफ है उसमें यकीनन इजाफा देखने में आएगा और जनवरी से ये इजाफा बिलों की सूरत में सार्फिन तक पहुंचेगा। कराची के सार्फिन पर इस फैसले से 1 अरब 91 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹1.07 महंगी कर दी है और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।